हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। ऑल द सीए इंटर चैंपियंस, आई वेलकम यू ऑल टू सीए इंटर पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने ये लाइव गाइडेंस बैच लिया है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आपने मेरे पे विश्वास रखा है एंड ट्रस्ट मी, आई वोंट लेट यू डाउन। ये जो पेपर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एकदम स्कोरिंग पेपर है। हम आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये पेपर में आप कितना स्कोर कर सकते हो, हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट को हम इतना लॉजिकली समझेंगे कि ट्रस्ट मी, आफ्टर यू कंप्लीट दिस बैच, पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। मैं जैसा जैसा बैच में कहता हूं वैसे वैसे करते रहना। अगर आप रेगुलरली होमवर्क करते हो, क्लास में अटेंटिव रहते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो ये पेपर आपका फेवरेट पेपर बनने वाला है और ये पेपर में आप एग्जामिशन इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, आज फर्स्ट डे है, हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, तो हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। सिंस ये फर्स्ट लेक्चर है, ये डेमो लेक्चर की तरह यूट्यूब पर भी जाएगा, तो मेरे यूट्यूब के भी सारे स्टूडेंट्स, अगर आप ये डेमो लेक्चर देख रहे हो एंड इफ यू विश टू ज्वाइन दिस बैच, यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com और वहां से आप ये बैच ऑर्डर कर सकते हो। पहले अच्छे से डेमो देख लेना और फिर आपको अगर अच्छा लगे तो ये बैच ज्वाइन करना। और जो स्टूडेंट्स ने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, विश्वास रखना, मेरे साथ बने रहना एंड ट्रस्ट में, ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं तो मैंने सीए के सारे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं एंड सीए फाइनल में आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 37। इसके साथ साथ जो हम सब करते हैं वैसे मैंने बीकॉम किया है और एमकॉम भी कर लिया है। सीए फाइनल में मैं पहले पढ़ाता था, यानी अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सीए फाइनल का जो कॉस्टिंग का पेपर है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई स्टार्टेड विद टीचिंग सीए फाइनल, और फिर वो पेपर एमसीक्यू में चला गया बिकॉज कॉस्टिंग निकल गया है फाइनल में से। बट देर आर चांसेस कि अभी कॉस्टिंग वापस आ जाएगा एक आध साल में। तो आई यूज्ड टू टीच फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू ऑल, यानी सीए इंटर के चैंपियंस को। ठीक है, सीए फाइनल में आई हैव टॉट मोर देन 1500 स्टूडेंट्स एंड ये जो एमसीक्यू एग्जाम हुई उसका जो मेरा बैच था, उसमें जो मेरा स्टूडेंट था, ही हैज स्कोर्ड 95 मार्क्स, यानी दिस इज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। एमसीक्यूज में इससे ज्यादा आज तक किसी को इंडिया में आया नहीं है। सो ट्रस्ट मी, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आप एकदम अच्छे से आप भी इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एक 52 ईयर के होम मेकर थे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देख के एग्जाम पास किए थे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगी है। तो नाउ यू हैव टू टेल मी कि आपको कैसी लग रही है मेरी पढ़ाई। ठीक है, हम एंड तक बने रहेंगे, मैं आपको पूछता रहूंगा, कुछ भी फीडबैक रहेगा, सजेशन रहेगा, इंप्रूवमेंट रहेगा, यू कैन टेल मी, आई एम ओपन टू इट। और आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से तो हेजिटेट मत होना। ठीक है, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपको जो समझना है वो समझना, बट मैं आपके साथ हूं यहाँ पर, एक प्रोफेसर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह मेरे को देखना। और एक फ्रेंड को आप जैसे मैसेज कर दो, अरे भाई ये बोलना, ये डाउट है मेरे को, अरे भाई ये समझा ना मेरे को, वैसे ही फ्रेंड की तरह हम रहेंगे। हम अच्छे से फ्रेंडशिप बनाए रखेंगे और आपको जो पूछना है, जो कहना है, आप बिंदास मुझे कह सकते हो। तो हम एक साथ एक दूसरे को हेल्प करते करते चलेंगे, तो आई एम श्योर कि ये पेपर आपका फेवरेट पेपर बनेगा और आप एकदम बेहतरीन मार्क्स स्कोर करके ये आने वाले अटेम्प्ट में सीए इंटर क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी हेजिटेशन नहीं रखना है, जो भी पूछना है वो बिंदास ये बैच में मुझे पूछना। आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो, मेरे बारे में ये हो गई। अभी हम पढ़ते हैं कॉस्टिंग के बारे में, हम समझते हैं भाई ये सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके ना तो 11th-12th में था, ना तो स्कूल में पढ़ा था, ना तो सीए फाउंडेशन में पढ़ा था। ये सब्जेक्ट पहली बार सीए इंटर में आ रहा है, इसीलिए ये जो कॉस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में एकदम ऑनेस्टली फुलफिल करने वाला हूं। ठीक है, नाउ योर कॉस्टिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल इंश्योर कि ये सब्जेक्ट में आपको कोई भी आगे जाके दिक्कत ना हो। अभी ये जो कॉस्टिंग का पेपर है उसकी ब्यूटी क्या है आपको पता है? दिस पेपर इज मोस्ट स्कोरिंग पेपर। जी हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं। जी हाँ, अभी जो May 26 अटेम्प्ट गया ना, इसमें ही 5-6 स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं कॉस्टिंग में। यानी सोचो, अगर यहां पे 100 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका ग्रुप 1 भी सेट ऑफ में निकल जाएगा एकदम अच्छे से, या तो ग्रुप 2 के बाकी के पेपर्स में आपको सिर्फ 40-40 लाने हैं। इसलिए यहां पर अगर ये पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिया,
ये पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर ऑडिट में अगर आपको 40 45 50 आते हैं, एफएमएसएम में अगर आपको 40 45 50 आते हैं तो भी आपका ये ग्रुप निकल जाएगा और आपका पूरा सीए इंटर निकल जाएगा। यानी आप समझ रहे हो कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये पेपर में आपने अच्छा स्कोर कर लिया देन ट्रस्ट मी आपका पूरा ग्रुप एकदम इजीली निकल जाएगा। इसीलिए यहां पर सबसे पहले हमें एक टारगेट सेट करना है। चलो आप अपनी नोटबुक खोल लो, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ये लाइन लिखनी है कि आई वॉन्ट टू स्कोर डैश मार्क्स इन कॉस्टिंग। ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है उसमें आपको मार्क्स लिखने हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं कॉस्टिंग में वो आपको लिखना है, कितने स्कोर करने हैं। देखो यहाँ पे फालतू टारगेट सेट मत करना, सर 45 लाना है, सर 50 लाना है, सर 55 लाना है। ये तो आप खुद से पढ़ के भी ला सकते हो। YouTube पे इतना इनफ मटेरियल पड़ा है, मेरे रिवीजन वीडियोस देखोगे ना YouTube पर, वो देख के भी आपको 45 50 तो आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने मुझसे पढ़ना चूज किया है, ये बैच आपने लिया है, तो हमें छोटी बातें नहीं करनी है। 45 50 55 तो आने ही वाले हैं। एग्जामिशन बेटा 60 मार्क्स तो आराम से आने वाले हैं। 60 के नीचे का तो कुछ नहीं सोचना है, 60 तो आना ही आना है। वी हैव टू एम फॉर 80 85 90 100 के लिए एम करो। एंड ट्रस्ट मी अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। नेक्स्ट वन विल बी यू हु इज स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100। टारगेट तो रखो बड़ा। वो कहते हैं ना कि इफ यू टारगेट फॉर द मून, तो फिर हम जाके लैंड पर भी आए तो ठीक है ना। एटलीस्ट टारगेट तो रखो तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। अगर टारगेट ही आप 45 50 55 का रखोगे तो फिर तो बात ही हो गई। इसीलिए यहां पर फर्स्ट यू हैव टू टारगेट, भाई आपको कितना स्कोर करना है आपके हिसाब से। 80 लाना है, 85 लाना है, 90 लाना है, 95 लाना है कि 100 लाना है। स्टूडेंट्स को 100 भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू टारगेट एंड फिर वो टारगेट के लिए मेहनत करनी है। ऐसा नहीं बेटा 100 आउट ऑफ 100 लाने, लेकिन सर मैं होमवर्क नहीं करेगा, मैं पढ़ाई नहीं करेगा, मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, बट मैंने टारगेट किया 100 आउट ऑफ 100, तो नहीं आएगा। 100 आउट ऑफ 100 तभी आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। इसके लिए यहां पर है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, बट आई होप इससे पहले आपने बुक में लिख लिया है आई वॉन्ट टू स्कोर डैश मार्क्स इन कॉस्टिंग। मुझे चैट में बताओ आपको कितना स्कोर करना है। मैं यहां पर देख रहा हूं आपको चैट में कितना स्कोर करना है। एंड इफ यू हैव जॉइंड द बैच, तो बैच में आप बुक में लिखो और मुझे आप फिर जब भी हम डाउट्स वगैरह आप सॉल्व करते हो तभी मुझे प्राइवेट अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप बता देना कि आपको कितना स्कोर करना है, ठीक है। ओके ओके, गुड गुड गुड। 80 85 75 80 85 परफेक्ट। 90 100, सर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, परफेक्ट। यानी यहां पर आपने एम बड़ा किया है एंड ट्रस्ट मी आपको ये स्कोर आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमें 85 90 या 100 मार्क्स टारगेट करने हैं और हम इतनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि आपको उतने मार्क्स आ जाएंगे। बट इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर आपको 75 80 85 90 या 100 मार्क्स लाने हैं तो फर्स्ट कंडीशन इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर करवाने हैं। बराबर बात है, कॉन्सेप्ट्स में ही आपके क्लियर करवाने वाला हूं, लेकिन आपको एक विलिंगनेस होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स हैव बिकम सो मच एग्जाम फोकस्ड कि भाई एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ रहे, ये फॉर्मूला बाय हार्ट करो, ये लिख लो, मार्क्स मिल रहा है, खत्म। मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे। वो 3 इडियट्स में डायलॉग था ना कि काबिलियत के पीछे भागो। इफ यू आर केपेबल, अगर आप काबिल हो तो आप एकदम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसीलिए आपको विलिंगनेस होनी चाहिए कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट्स समझने हैं। ये कॉस्टिंग के पेपर में विल एंश्योर कि हमें कोई फॉर्मूला बाय हार्ट ना करना पड़े। हम सारी चीजें लॉजिकली समझने वाले हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली समझने वाले हैं। बट यू हैव टू शो दैट इंटरेस्ट कि भाई मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ ली है तो अगर कोई गूगली पेपर भी आता है ना तो आप एकदम अच्छे से क्लियर कर जाओगे। अभी ये May 26 में फाइनल में बोलोगे एएफएम का पेपर एकदम गूगली, एफएम जो आपका पेपर 6 है एफएम, वो फाइनल में एएफएम है। तो एएफएम पेपर इतना गूगली डाल दिया था, इतना डिफिकल्ट डाल दिया था कि सो मेनी स्टूडेंट्स हैव स्ट्रगल्ड। नो डाउट फिर चेकिंग इजी हुआ था, ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो सारी चीजें सेकंड स्टोरी है। बट डिफिकल्ट पेपर में आपका मोरल ना टूटे और आप कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो फर्स्ट यू हैव टू शो द विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड आई विल एंश्योर कि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सॉल्विंग इन क्लास। बेटा यहां पर देखो कैसा है, मैं आपके सामने हूं बट मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं आपके सामने हूं बट आप मेरे सामने नहीं हो।
यहां पर क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप लिख रहे हो या आप नहीं लिख रहे हो। वील एंश्योर कि हम वो वननेस बनाए रखे, बट देन एट द एंड आई डोंट नो यू हैव रिटन और नॉट। इसीलिए मैं जब भी क्लास में क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं तभी यू हैव टू राइट क्वेश्चंस विथ मी। बेटा ये जो अपना खास फ्रेंड है ना कैलकुलेटर जिसे हम कहते हैं, ये कैलकुलेटर को साथ में रखना है। एंड कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो खुद सारी चीजें सॉल्व करके लिखनी है। मैं बोल रहा हूं और आप कॉपी कर रहे हो तो मार्क्स नहीं आएंगे, आपको सॉल्व करना है। मैं स्पीड बैच में स्पेसिफिकली थोड़ी स्लो रखता हूं ताकि स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले सॉल्व कर ले, सो दैट आपकी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मेरे जब भी मैं लिखवा रहा हूं तभी चेक कर सको। इसीलिए पूरे बैच में अटेंटिव रह के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लास में सॉल्व करने हैं। आप जितना सॉल्व करोगे, आप जितनी मिस्टेक्स करोगे, उतना एग्जाम में मिस्टेक्स कम होगा और आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्विंग इन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है होमवर्क इज कंपल्सरी। मैं जो आपको होमवर्क देता हूं वो होमवर्क कंपल्सरी करना है। होमवर्क में कुछ भी आपको यहां वहां नहीं करना है, तो ही जाके आपका टारगेट अचीव होगा और आप एग्जाम में पास हो जाओगे। सर क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करना है, होमवर्क करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करनी है, आप तो बहुत प्रेशर डाल रहे हो हम पर। बेटा मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन दो रीजंस की वजह से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दो रीजन की वजह से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हम सेकेंड रीजन देख लेते हैं। सेकेंड रीजन इज पास परसेंटेज। सब फाउंडेशन क्लियर करके बच्चों इंटर में आ जाते हैं। फाउंडेशन तक एक डिफरेंट बॉल गेम था, फाउंडेशन तक एक डिफरेंट बॉल गेम था। सीए इंटर एंड सीए फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। देखो आप फाउंडेशन क्लियर करके यहां तक आ गए हो, मतलब यू आर जेन्युइनली इंटेलिजेंट, यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज। आपने एक सीडी पार कर ली है, यानी यू आर केपेबल। मैं आपको कह रहा हूं यू आर केपेबल। अब बहुत सारी पब्लिक से काफी ऊपर हो, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है बेटा। लेकिन अभी ये इंटर की जो बॉल गेम है ना, वो अलग तरीके से खेलनी है। इसमें आपको कम टाइम में बहुत सिलेबस कवर करना है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है, और एग्जाम में वो 3 आवर्स में प्रेशर लेके आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके पास होना है। अभी अगर आप क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, तो क्या होगा? सीए इंटर का जो रिजल्ट होता है, लास्ट टाइम अभी था वो खाली 8% रिजल्ट था, रफली 8 to 10% इज पास परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि 1000 स्टूडेंट्स जब भी अपियर करते हैं एग्जाम में, तो उसमें से सिर्फ 80 to 100 स्टूडेंट्स फाइनल में जाते हैं। तो बाकी के जो 900 स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? वो सीए इंटर रिपीट करते हैं, वो सीए इंटर रिपीट करते हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप होमवर्क नहीं करोगे, तो आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ ऐसा कोई दूसरा बंदा पढ़ने वाला है जो मेहनत कर रहा है, और अगर उसने ये 80 to 100 में ये जगह ले ली, तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी जगह ये 900 में आ जाए। हमें अनसक्सेसफुल नहीं होना है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये 80 to 100 वाली कैटेगरी में आना है, 8 to 10% वाली कैटेगरी में आना है, यानी यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए बेटा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। याद रखना, सीए इंटर की पढ़ाई के वक्त आप जब भी मोबाइल पे टाइम पास करते होगे, तभी कोई एक स्टूडेंट होगा जो पढ़ाई करता होगा। आप जब भी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते रहोगे, तभी कोई बंदा होगा जो होमवर्क कर रहा होगा। वो कोई बंदा हमें बनना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें होमवर्क करना है, ताकि हम श्योर हो जाए कि भाई ये 8 to 10% में हमारी जगह है, और कोई पास होए ना होए, मैं तो पास होने वाला हूं। और उसके लिए उतनी मेहनत करनी जरूरी है। दूसरी बात है स्पीड। बेटा अभी तक कैसा था, हमारे जो पेपर्स थे ना वो हम कंप्लीट कर देते थे, बट सीए इंटर एंड सीए फाइनल के पेपर आपके जो नॉर्मल फाउंडेशन तक के पेपर्स थे उससे कहीं ज्यादा लेंथी होते हैं, कहीं ज्यादा लेंथी होते हैं। और अगर आपको बेसिक सीए का नॉलेज है, देन यू वुड बी अवेयर कि यहां पर आपका 3 आवर्स का जो पेपर होता है उसमें आपको पहले 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, आप 15 मिनट तक वो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ सकते हो, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यू गेट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ राइटिंग टाइम। अभी पेपर लेंथी आता है, तो वो पेपर कंप्लीट करने के लिए आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और ये राइटिंग स्पीड कभी अच्छी होगी जब भी आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, टेस्ट्स लिख रहे हो। जितना ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, जिससे आपका इंटर का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड फाइनल में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड इज रीडिंग स्पीड। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आप मेरे साथ क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ रहे हो, एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ के आपको रिटेन हो जाता है, तो ये अगर चीजें होती है तो वो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप 5-7 मिनट्स में पूरा पेपर पढ़ लेते हो। तो बाकी के 5-7 मिनट्स आपको जो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में वो सॉल्व करने में हेल्प होगा। हम पेपर पैटर्न आगे डिस्कस करने वाले हैं, आपके पेपर में एमसीक्यू भी होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता है। तो रीडिंग अगर आपका फास्ट है तो रीडिंग टाइम के वो 5 मिनट आप सेव करके 2 या 3 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, देन यू हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सारे स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि बेटा मेहनत करनी है। बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी है, सो दैट ये 8-10% में हमारी जगह है वो श्योर हो जाए। इसके लिए राइटिंग स्पीड एंड रीडिंग स्पीड दोनों इंप्रूव करना है, और ये कभी होगा जब भी आप क्लास में मेरे साथ सारी चीजें फास्ट, प्रॉपरली, अच्छे से समझ के लिख रहे हो। ठीक है, सिंपल, इजी, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अभी आ जाते हैं बुक्स पे। सर हम कौन सी बुक्स में से पढ़ने वाले हैं? तो आईसीएआई ने आपको 2 बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स दी है। वही मॉड्यूल को मैंने क्या किया है, 160 पेजेस में समराइज कर दिया है। आपके टोटल 15 चैप्टर्स है, और ये सारे 15 चैप्टर्स को मैंने क्या किया है, 160 पेजेस में समराइज कर दिया है। 160 पेजेस में ये आपको मेरी कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी। कॉन्सेप्ट बुक विल बी अ कलर कोडेड बुक, ऐसे कलरफुल चार्ट, समरीज वगैरह सब रहेंगे ये बुक में। और ये बुक में मैंने आपके सारे 15 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से समराइज कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कॉन्सेप्ट बुक में से पढ़ेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बुक मिल जाएगी। और फिर जो क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करने हैं, जो हमें क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं, वो हम कहां से करेंगे, तो हम हमारी क्वेश्चन एंड आंसर बुक में से करेंगे। यहां पर ये मेरी क्वेश्चन बुक है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर हमने 500 प्लस पास्ट पेपर, आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी के सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर अच्छे से एकदम कवर कर लिए है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और यही क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर, ये आंसर बुक है जो हमारी, उसमें दे दिए हैं। यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस भी आपके पास है। ये आंसर बुक हमें रिफर नहीं करनी है, हम सारे क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस है, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसके आंसर्स अगर आपको चेक करने हैं तो आप ये आंसर बुक रिफर कर सकते हो, वरना हम हो सके उतना क्लास में ही लिखने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए जो काम की बुक है वो कौन सी है, क्वेश्चन बुक। और क्वेश्चन बुक के एंड में अगर आप देखो तो यहां पर मैंने एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं। यानी आईसीएआई जो आपको एमसीक्यूज पूछता है, तो आपके मॉड्यूल के जो भी एमसीक्यूज वगैरह है वो सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। इफ यू सी, एक होता है स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, यानी सिंगल एमसीक्यूज है, तो ये मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पर डाल दिए हैं। एंड एक है केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू, तो केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू भी मैंने हर एक चैप्टर में डाल दिए है, तो यहाँ पर वो भी आपका कवर हो जाएगा। एंड जो थियरी आपको पूछी जाती है, आपका एक क्वेश्चन 6 थियरी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो थियरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर है। तो आपको सिर्फ 2 बुक रेफर करनी है, एक है हमारी कॉन्सेप्ट बुक 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक, एक है हमारी क्वेश्चन बुक, एंड अगर आपको सॉल्यूशंस रेफर करने हैं तो यहाँ पर हमारी है आंसर बुक। ये 3 बुक में आपका पूरा जो पेपर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, परफेक्ट। चलो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, सो वी आर गोइंग टू मेंटेन अ क्लास वर्क बुक। ये क्लास वर्क बुक में ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा, यही क्लास वर्क बुक में हम सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और यही क्लास वर्क बुक में आप होमवर्क भी करोगे। इससे क्या होगा, आपके पास एक ही बुक है जो आपको रेफर करनी है, यही एक बुक में से अभी भी लिखना है और पढ़ाई करनी है। आप जब भी रिवीजन करते हो तभी भी यही क्लास वर्क बुक यूज करनी है, और आप 1.5 डेज में जब भी पढ़ाई करते हो तो वो 1.5 डेज में भी यही क्लास वर्क बुक मेंटेन करनी है। तो एक ही बुक में से आप जितना ज्यादा टाइम पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको रिटेन होगा, और आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, वी विल राइट ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इन दिस क्लास वर्क बुक। परफेक्ट। चल, बैच की डिटेल्स, एज यू ऑल नो इट्स अ लाइव गाइडेंस बैच। अब भी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स ये सारे बैच के चल रहे हैं जो आपको प्रोवाइड हो गए हैं। 20 जुलाई से मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है। हमने जुलाई में ही ये सारे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं, तो वेरी फ्रेश लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है। 20 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, तो 20 जुलाई से सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर आपको अपलोड होते होते मिलते जाएंगे। अक्टूबर एंड तक आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे।
आई ट्राई, अगर हो सके तो सितंबर में ही मैं दे दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आपको आपके पेस पर देखने हैं, बट इंश्योर करना है कि कोई बैकलॉग ना रहे। आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक दो दो लेक्चर्स देख के कंप्लीट करना है सब्जेक्ट, और फिर टेस्ट वगैरह भी जो मैं आपके कंडक्ट करूंगा वो सारे लेने हैं। ओके, चलो अभी आप कनेक्ट कैसे करोगे, तो सिंस इट्स अ रिकॉर्डेड बैच तो रोज तो हम मिलने नहीं वाले हैं, तो एवरी वीक हम एक बार क्या करेंगे, मिलेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम वीक में 2 बार 3 बार भी मिलेंगे। विल कीप लाइव जूम सेशंस जिसमें यू कैन कनेक्ट विथ मी, आपके जो डाउट्स वगैरह है वो हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो स्ट्रेटजीज वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो रेगुलर बेसिस पे हम कनेक्ट करते रहेंगे और हम टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करते रहेंगे। अब ये लाइव कनेक्ट्स की डिटेल और टेस्ट की डिटेल है वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है। तो इसीलिए हमारा जो एक बार जो आपके लेक्चर्स है आफ्टर जो यूट्यूब पे नहीं जाने वाले हैं, बाद में आई रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो जो आपको ऐप पे मिलेगा, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि अगर आपको डाउट पूछना है तो कहां से पूछ सकते हो। एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप एंड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपका बन जाएगा जहां पर आप डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो, और यूट्यूब स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो मेरा एक ईमेल आईडी है support@camanan.pujara.com। इस पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, आई विल रिप्लाई टू यू, डोंट वरी। इसलिए कुछ भी डाउट हो तो support@camananpujara.com पे आप ईमेल कर देना। और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में सारी डिटेल शेयर हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी अगर आपको रैंक लाना है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें टारगेट 100 का करना है, सर हमें भी 100 लाना है, आपने रैंक लाया है तो हमें बताओ हमें रैंक कैसे आ सकता है। तो रैंक लाने के कुछ टॉप सीक्रेट्स है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट सीक्रेट है डिसिप्लिन। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है डिसिप्लिन? देखो ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, आपको सारे लेक्चर्स मिल गए हैं। अगर लाइव बैच होता तो क्या होता कि हम रोज मिलते, उसमें भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। आगे जाके लाइव बैचेस भी होने वाले हैं तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन चाहिए कि रोज आना है। लेकिन यहां पर तो कैसा है, रोज आना ही नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से लेक्चर्स देखने हैं। तो अगर आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से लेक्चर्स देखने हैं, एंड इफ यू हैव अ बैकलॉग, अगर आपने एक डिसिप्लिन सेट नहीं किया है तो क्या होगा, अरे मैं लेक्चर कल देखता हूं, अरे ये लेक्चर परसों देखता हूं, अरे ये बाद में देखूंगा, और वो बाद में कभी बाद में आता ही नहीं है। सीए इंटर में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसका एक मेजर रीजन हम सारे फैकल्टीज ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि बच्चा बैकलॉग में चला जाता है, वो रेगुलरली डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर्स नहीं देखता है। क्योंकि सीए इंटर में क्या होता है, आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो दिन के 8-9 आवर्स चलते हैं, आपको पैरेलली 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है। और ऐसा 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए नहीं, ऐसा पूरे 6 महीने के लिए करना है। इसीलिए कई बार डिसिप्लिन में हम मिस कर जाते हैं, हम वो चूक जाते हैं जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि भाई डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर्स देखने। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं रोज कॉस्टिंग दोपहर को 3 से 5 देखने वाला हूं, तो वो 2 घंटा निकाल के आपको 3 to 5 कॉस्टिंग करना है, मुझसे मिलना है। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में बैच कंप्लीट करते हो तो एकदम अच्छे से आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे, और एग्जाम में आप एकदम अच्छे से 80 90 या 100 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। इसलिए फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन, बेटा इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा है पॉजिटिव माइंडसेट। हमें एक एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में आने वाला है। बिकॉज जैसे जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे। बट सब्जेक्ट में ग्रिप बनने में 2 से 3 चैप्टर लगते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर से यू आर लाइक अरे सर ये क्या है, ये क्या आ गया, अरे ये क्वेश्चन क्यों इतना बड़ा आ गया, मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट दिमाग में नहीं डालने हैं। धीरे धीरे सब्जेक्ट पे ग्रिप बनती जाएगी। जैसे ही 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके, ट्रस्ट मी ये पेपर में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये सब्जेक्ट में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। बट इसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, इसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि भाई मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे चीजें याद रहती है, मुझे चीजें समझ में आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं चीजें समझने के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ते हो ना, देन ट्रस्ट मी ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ बिलीफ।
खुद पर विश्वास रखो कि आप वो 8 to 10% में आने वाले हो, आप पास होने ही वाले हो। अगर चाहे रिजल्ट आईसीआई निकाले और वो पूरे 1 लाख बच्चों में से अगर एक ही स्टूडेंट को पास करे ना, तो वो एक स्टूडेंट कौन होगा? मैं। ये कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, उसके लिए मेहनत भी करनी है, बट एक सेल्फ बिलीफ रखो कि आईसीएआई मुझे तो पास करेगी, और वो सेल्फ बिलीफ के साथ पढ़ाई करो। बिकॉज आजकल मार्केट में नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत है, स्टूडेंट्स फेल होते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हो इंटर में, स्टिल यू फील अरे यार ये फेल हो गया, अरे पेपर डिफिकल्ट आ गया, मैं क्या करूँ, ये वो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, खुद पे विश्वास रखो। आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो, जो फैकल्टी की बुक्स में से पढ़ाई कर रहे हो, उन पर विश्वास रख के, खुद पर विश्वास रख के, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रख के पढ़ते जाओ। एग्जाम में पढ़ना और अपने पर विश्वास रखना ही आपको क्लियर करवा सकता है। इसीलिए हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, यू आर केपेबल। आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, कोई छोटी बात नहीं है ये। आप एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन हो, इसीलिए मैं कहता हूं सीए इंटर चैंपियंस, यू आर अ ट्रू चैंपियन। अभी सिर्फ ये इंटर और फाइनल की एग्जाम क्लियर करनी है बेटा। आप एक फाइटर हो, एक सोल्जर हो, आप इंडिया की टफेस्ट एग्जाम लिख रहे हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अ सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर प्रेशियस एंड इंपॉर्टेंट देन सिग्नेचर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। आपकी साइन एनएम नरेंद्र मोदी की साइन से भी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज योर साइन विल डिसाइड फाइनेंशियल अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। इसीलिए आप इतनी बड़ी डिग्री लेने जा रहे हो और आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ क्लियरिंग सीए इंटर। ठीक है, इसलिए अपने आप पे विश्वास रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते जाना है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट रिवीजन। जैसे मैंने आपको कहा, सीए इंटर की जो गेम है दैट इज अ 3+3+3 गेम। सर 3+3+3 गेम क्या है? यूजुअली देखो आपको 9 मंथ्स मिलते हैं सीए इंटर प्रिपेयर करने में। फाउंडेशन का रिजल्ट आता है, आप पढ़ाई करते हो और इंटर का एग्जाम देते हो, उसमें 9 मंथ्स रहते हैं। तो 3+3+3 क्या है? फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करना है आपके सीए इंटर का, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ग्रुप 2 का प्रिपरेशन करना है सीए इंटर का, एंड लास्ट 3 मंथ्स में आपको रिविजन करना है सीए इंटर का। अभी यहां पर 3 मंथ्स में 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। हर एक सब्जेक्ट की लेंथ रहेगी अप्रोक्स 150 to 180 आवर्स। तो यहां पर क्या होगा, रोज आपको एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने हैं और फिर उनका रिवीजन करना है। तो आपके 8 to 9 आवर्स तो लेक्चर्स देखने में ही चले जाने वाले हैं दिन के। फिर आपके पास बचेंगे 1 to 2 आवर्स, अगर नहीं बचेंगे तो निकालने पड़ेंगे। और इसमें आज जो आपने पढ़ा है वो आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन का एक एडवांटेज क्या है कि अगर आज आपने कुछ पढ़ा है क्लास में और वो आज के आज आप रिवाइज कर लेते हो, तो वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। आपको लगेगा मुझे चीजें याद नहीं है, मैं शायद भूल जाता हूं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बट अगर आपने वो दिन रिवाइज कर लिया है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। फिर जब भी आप ये लास्ट के 3 मंथ्स में रिवीजन करोगे ना, तभी वो चीजें आपको स्ट्राइक होगी। आपका ये 3 मंथ्स है ना आसान हो जाएगा अगर आपने ये 1 to 2 आवर्स निकाल दिए है तो। जो डिफरेंस होता है ना रैंकर में और नॉर्मल स्टूडेंट में, आपको रैंक कभी आती है जब भी आपने ये एडिशनल 1-1.5 आवर के एफर्ट्स मारे हैं। देखो लेक्चर्स तो सब देखने वाले हैं, क्लासेस तो सब करने वाले, हर एक सीए इंटर का बच्चा किसी ना किसी के लेक्चर्स तो लेने वाला है, और अगर सेल्फ स्टडी करेगा तो यूट्यूब वगैरह के रिविजन्स वगैरह रेफर करेगा। तो यानी पढ़ाई तो सब फैकल्टीज में से करने वाले हैं, एंड सारे फैकल्टीज अपनी एफर्ट्स डाल के पढ़ाई तो आपको करवा देते हैं, बट वो एफर्ट सिर्फ 5% है। हमारा काम सिर्फ 5% है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, क्वेश्चंस करवाने हैं। फिर जो मेजर गेम आपको खेलना है वो तो आपका गेम है, आपको खेलना है, रिविजन आपको करना है। इसीलिए अगर आप ये एडिशनल रोज 1 से 2 आवर्स निकालते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 30 मिनट्स। आज आपने अगर 3 सब्जेक्ट पढ़े, समझो कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम, ये 3 क्लासेस आप पढ़ रहे हो, तो कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम तीनों के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स निकालने हैं। और आज जो भी आपने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई रात को एक बार रिवाइज कर लेनी है, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मैं आपको बैच में गाइड करूंगा कि आपको क्या कैसे रिवाइज करना है। तो उतना अगर कॉस्टिंग में आपने रिवाइज कर लिया रोज का रोज, तो ये सब्जेक्ट में ग्रिप बैठ जाएगी, रिवीजन में आप अच्छे से क्विकली रिवाइज कर पाओगे और एग्जाम में आपको रैंक आ जाएगी। कोई नहीं रोक सकता आपको रैंक लाने से, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट रिवीजन इज द की। डिफरेंस यहीं पे बनता है, लेक्चर्स तो सब देखते हैं, बट रोज घर पे जाके जो बंदा रिवाइज कर लेता है ना, वो हिट कर जाता है गेम और वो रैंक लेके आता है।
तो कंसिस्टेंटली आपको रिविजन करना है। फिर जैसे मैंने आपको कहा राइटिंग प्रैक्टिस, सीए के पेपर्स ऑफ कोर्स लेंथी होते हैं, इसीलिए हमारी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए लिखना है, जितना हो सके उतना लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, पेपर्स बुक्स पेन भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। इससे क्या होगा, स्पीड इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, रिविजन होता जाएगा और आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल। एंड लास्ट है फेथ इन गॉड। आपने मेहनत करी है, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी आपको मेहनत करती जानी है, फिर फल की चिंता मत कर, वो रिजल्ट भगवान दे देगा। अगर आपने मेहनत करी है ना तो भगवान आपको पास कर देगा, उतना विश्वास भगवान पे रखना है, बिकॉज सबकी स्टोरी अलग है। हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि उसका तो ये हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, ये वो कंपैरिजन में हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसीलिए पहले भगवान पे विश्वास रख दो कि भाई उसकी गेम अलग है, उसकी लाइफ अलग है, मेरी गेम अलग है, मेरी लाइफ अलग है। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो अलग, उसके प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो आपके प्रॉब्लम्स है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया है, सबका एक गेम प्लान उनके पास रेडी है। तो वो गेम प्लान पे विश्वास रख के आप मेहनत करते जाना। इससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, आपको एक स्टेबिलिटी रहेगी, आप खुश रह पाओगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए भगवान पे विश्वास रख देना, अपनी मेहनत करते जाना, फिर जो रिजल्ट है वो भगवान अच्छा ही देने वाला है आपको। ठीक है, तो ये 6 चीजें करनी है। कौन सी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिसिप्लिन, कोई भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है तो वो टाइम पे कॉस्टिंग के लेक्चर देखने हैं, देखने हैं, देखने ही है। नेक्स्ट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है। तीसरा, अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप पास होने ही वाले हो। कंसिस्टेंटली रोज लेक्चर्स के बाद रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है और भगवान पे विश्वास रखना है। देन ट्रस्ट मी, आप अच्छे से ये पेपर में स्कोर करोगे। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक टू डिस्कस एंड देन वील स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सर पेपर पैटर्न क्या होगा, तो आपके पेपर में 2 चीजें आने वाली है। आपके पेपर में आने वाली है 2 चीजें, एक है एमसीक्यूज, एक है एमसीक्यूज। कितने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो सर आपके पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं। 30 मार्क्स के 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 2 पैटर्न में आएंगे। एक है केस सिनारियो पैटर्न। केस सिनारियो पैटर्न का मतलब है आपको एक पैराग्राफ, एक थियरी दिया होगा 1 आध पेज का, जिसमें पूरा केस, एक क्वेश्चन, केस सिनारियो होगा कि भाई ये कंपनी है, उसने ये मटेरियल खरीदा, ये एक्सपेंसेस इनकर किए, ये ओवरहेड एक्सपेंस इनकर किए, ये प्रोसेस में से गुड्स गया, ये वो ऐसा सब चीजें वहां पे लिखी रहेगी, नंबर्स वगैरह दिए रहेंगे। एंड देन यू विल बी आस्क्ड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट केस सिनारियो ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो 10 मार्क का एक केस सिनेरियो रहेगा जिसमें 5 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे 10 मार्क के 2 केस सिनेरियोज आपको पूछेंगे। 2 केस सिनेरियोज ऑफ 10 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स के केस सिनेरियो हो जाएंगे। 2 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, तो टोटल 10 एमसीक्यूज यहां पर आ जाएंगे। और बाकी जो 5 एमसीक्यूज है वो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन एमसीक्यूज रहेंगे, यानी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसे 5 और स्टैंड अलोन एमसीक्यूज रहेंगे जो भी 2 मार्क्स ईच रहेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, 15 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं जो 2 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपका होता है 30 मार्क्स। करेक्ट, 15 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो यहां पर आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे। करेक्ट, पेपर पैटर्न क्लियर है। फिर आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, तो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। आपको जो क्वेश्चन 1 है वो कंपलसरी अटेंड करना है। क्वेश्चन 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना ही करना है। और फिर जो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक है, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक है, इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं रहेगा बेटा इसमें। ये 14 मार्क्स के अंदर देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे 6 एंड 2 मार्क्स रहेंगे, 5 एंड 4 मार्क्स रहेंगे, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल 2 या 3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के अंदर रहेंगे, सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हिसाब से हमारा पेपर पैटर्न होगा। क्वेश्चन 1 कंपलसरी सॉल्व करना है और 2 से 6 से लेके एनी 4
ये 5 में से कोई भी 4 आपको सॉल्व करने हैं। तो ये डिसीजन कभी लेना है, वो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिल रहा है ना, वो रीडिंग टाइम में ये डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे ऑप्शन में छोड़ देना है। करेक्ट, सिंपल, ईजी। वीडियो को पॉज करके ये पेपर पैटर्न एक बार कॉपी कर लो कि भाई क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। 15 MCQs आएंगे और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। रफली यहाँ पर 84 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 84 क्यों? क्योंकि 6 क्वेश्चन से हर एक 14 मार्क करेगा, तो 84 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, उसमें से 70 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, दैट विल बी अ थियरी क्वेश्चन। उसके अंदर थियरी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वो थियरी अगर आपको अटेम्प्ट करनी है तो करना, या फिर वो थियरी वाला ऑप्शन में छोड़ के बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का एडवांटेज ये है कि यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100। थियरी में शायद एक आध मार्क यहाँ वहाँ काटे तो प्लस माइनस हो सकता है, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट है, गूगली है, तो फिर थियरी अटेम्प्ट कर लेना, थियरी में मार्क्स मिल जाते हैं। करेक्ट, तो वो आपको कॉल लेना पड़ेगा वाइल राइटिंग द पेपर। ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी गाइड करूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर है। पेपर पैटर्न आपने लिख लिया है, उसके अलावा ऊपर हमने जो लिखा था वो तो कुछ लिखने की ज़रूरत थी नहीं इसमें कुछ, सिर्फ आपका जो टारगेट है वो आपको लिखना है कि आपको कितना स्कोर करना है। और ये जो पेपर पैटर्न है वो एक बार कॉपी कर लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाफ एन आवर हो गया है, पानी पी लीजिए, एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लो, फटफट पानी पी लो। पढ़ाई करते हो तो अभी बॉटल वगैरह साथ में ही रखनी है आपको। ठीक है, बीच बीच में पानी पीते रहना है, एनर्जी मिलती रहेगी, आप फ्रेश होते रहोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलो, कैन वी स्टार्ट? आई होप आपने कॉपी कर लिया है। चलो, लेट्स स्टार्ट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आता है कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, वाई वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट कॉल्ड कॉस्टिंग। ये पेपर ना तो फाउंडेशन में था, ना तो 11th-12th में था, तो अभी इंटर में ये पेपर क्यों आया है, कॉस्टिंग क्यों जरूरी है। तो आज जितने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है या फिर छोटे बिजनेसेस है, सबके अंदर कॉस्टिंग काफी मेजर रोल प्ले करता है। हम 3 अलग अलग केस स्टडीज लेंगे और ये केस स्टडीज के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो कॉस्टिंग का पेपर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट केस स्टडी जो हम देखने वाले हैं दैट इज ऑन इंडिगो एंड किंगफिशर। आप में से कितने स्टूडेंट्स फ्लाइट में बैठे हैं? रेज योर हैंड्स। अरे नो प्रॉब्लम, मैं जब भी आपको कहता हूँ रेज योर हैंड्स, घर पे बैठे बैठे हैंड रेज करना, पेरेंट्स को लगना चाहिए भी बेटा पढ़ाई कर रहा है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ जोर से बोलो, तो घर पे बैठे बैठे जोर से चिल्ला के बोलना है, इन्वॉल्व रहना है मेरे साथ, घर पे लगना चाहिए पढ़ाई कर रहा है बेटा। ठीक है, इसलिए इन्वॉल्व रहना, मैं आपको जो पूछता हूं उसके आंसर्स देते रहना। ठीक है, चलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेट इन द फ्लाइट? परफेक्ट। कितने लोगों ने फ्लाइट देखी है ऐसे ऊपर से उड़ते उड़ते? हम सब ने देखी। हम जब भी छोटे थे, मैं जब भी छोटा था तभी मुझे लगता था फ्लाइट इतनी ही होती है, क्योंकि वो ऊपर से उड़ रही थी। पहली बार जब भी फ्लाइट में बैठा तभी पता चला ओ फ्लाइट तो इतनी बड़ी होती है। यानी हम सब ने कहीं ना कहीं फ्लाइट देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो फ्लाइट में बैठे हैं, एंड लॉट ऑफ यू, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद फ्लाइट में बैठोगे, और जब भी आप अपने पैसे से आपके पेरेंट्स को पहली बार फ्लाइट में बिठाओगे, या फिर आपके पेरेंट्स भले पहले फ्लाइट में बैठे हो, बट जब भी खुद के खर्चे से आपके पेरेंट्स को आप घूमने लेके जाओगे, फ्लाइट में बिठाओगे, उसकी जो एक फीलिंग रहती है ना, वो प्राउडनेस, वो बहुत अलग आने वाली है। ठीक है, इसीलिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हमें अपना वाई क्लियर रखना कि भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है। देखो, और एक बात जो मुझे आपको कहनी थी, आप अभी मेहनत कर रहे हो, बट ये मेहनत कभी आप अच्छे से कर पाओगे जब भी आपको क्लियर है कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बन रहे हो। आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, पैसे कमाने हैं, जॉब चाहिए, जो भी आपका रीजन हो, बट वो रीजन क्लियर रखना कि भाई मुझे ये रीजन की वजह से सीए बनना है। और अगर वो रीजन स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे, आप डिसिप्लिन्ड रह पाओगे। इसीलिए वो रीजन क्लियर रखना कि आपको सीए क्यों बनना है, और वो अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखना चाहिए। तो अपने बुक के फर्स्ट पेज पे लिख लेना कि भाई मुझे ये रीजन की वजह से सीए बनना है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं। आप जब भी सीए बनोगे तभी आपके पेरेंट्स जितने खुश होने वाले हैं ना, उतना और कोई खुश नहीं होने वाला है।
तो वो खुशी के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इसलिए वाई क्लियर रखना। आ जाते हैं हमारे केस स्टडी पे, फ्लाइट पे। आपने कहीं ना कहीं फ्लाइट्स देखी है। अभी ये फ्लाइट में क्या होता है, जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। वो फ्लाइट खरीदने का कॉस्ट, फ्लाइट मेंटेन करने का कॉस्ट, एडमिन स्टाफ, टिकट बुकिंग का ऐप चलाना है, फ्यूल का खर्चा, सिस्टम्स का खर्चा, कम्युनिकेशन का खर्चा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है उसका खर्चा, यानी बहुत सारे खर्चे। इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, यहां पर बहुत सारे खर्चे होते हैं। अभी आ जाते हैं हम इंडिगो वर्सेस किंगफिशर में। अभी कॉस्टिंग देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो हम ये केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। पहले आ जाते हैं किंगफिशर पे। बेटा किंगफिशर ने क्या किया, इंडिया छोड़ के भाग गया। किंगफिशर ने क्या किया, इंडिया छोड़ के भाग गया। विजय माल्या साहब हमारे किंगफिशर की एयरलाइंस जब उन्होंने लॉन्च की थी, तभी यहां पर बहुत ही एकदम हाई फंडू लाइफ जी रहे थे और फिर देश छोड़ के चले गए। ऐसा देश छोड़ के चले जाने का रीजन क्या था? तो 2005 में बेटा उन्होंने एयरलाइन लॉन्च करी जिसका नाम उन्होंने रखा किंगफिशर। नाम क्या रखा? किंगफिशर। इट इज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द ड्रिंकिंग कंपनी। हमें पीना नहीं है लाइफ में बेटा, खराब आदत है, ये खराब आदतें नहीं रखनी है, ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करना है। बट उन्होंने फ्लाइट लॉन्च करी जिसका नाम है किंगफिशर, और उनका एक मोटो था, उनका एक स्लोगन था कि भाई सबको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। मतलब ऐसा फ्लाइट में बैठो ना तो रॉयल फील आनी चाहिए, अपुन किधर बैठा है ऐसा फील आना चाहिए। तो ये जो फील देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेदर के सीट्स लगाए। प्रीमियम क्लास, इकोनॉमी क्लास, हर जगह लेदर के सीट्स। उन्होंने हर सीट में पर्सनल एंटरटेनमेंट टीवी दिया, हर एक सीट पर टीवी, आप अपना एंटरटेनमेंट वहां पे देख सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो। फिर 5 स्टार मील्स प्रोवाइड करते थे, फाइन क्रॉकरी, वो कांच के ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह में पूरा खाना वगैरह देते थे। तो ही क्रिएटेड अ 5 स्टार एक्सपीरियंस ऑन फ्लाइट। ही वॉन्टेड अ फ्लाइंग होटल 5 स्टार। वो कहते थे कि भाई जो मेरी एयरलाइन है इट्स अ फ्लाइंग 5 स्टार होटल। बट यहां पर उनकी गलती क्या हो गई कि ये सारी चीजें फ्लाइट में देने के लिए आपको खर्चे बहुत लगने लगे, खर्चे बहुत लगने लगे। क्योंकि अगर आप एयर होस्टेस उतने हायर करते हो, फिर आप सर्विस वगैरह के लिए स्टाफ हायर करते हो, लेदर वगैरह की सीट्स बनाते हो, पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन डालते हो, 5 स्टार मील प्रोवाइड करते हो, और वो भी हवा में प्रोवाइड करना है, यानी सब चीजें पहले स्टोर करो, लेके जाओ, वहां पे प्रोवाइड करो, फिर क्लीनिंग करो। खर्चे बहुत होने लगे, खर्चे बहुत होने लगे। और यहां पर फिर 2007 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एयर डेक्कन नाम की फ्लाइट खरीदी। एयर डेक्कन नाम की कंपनी उन्होंने खरीद ली, और ये एक बजट एयरलाइन थी। उनको लगा कि नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा खरीदना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने एक बजट एयरलाइन खरीद ली कि वो लोग एयर डेक्कन में ट्रेवल करेंगे, वहां पर हम शायद एक्सपीरियंस थोड़ा प्लस माइनस देंगे। बट यहां पर भी उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने सेम सर्टिफिकेट और सेम कंपनी में ये एयर डेक्कन को डाल दिया। यानी किंगफिशर के खर्चे और एयर डेक्कन के खर्चे सेम ही बुक्स में रिकॉर्ड होने लगे, सेम ही स्टाफ सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे। तो यहां पर सिंस एक तो बजट एयरलाइन और प्रीमियम एयरलाइन के कॉस्टिंग वगैरह मिक्स हो गए, दूसरा प्रीमियम एयरलाइन के इतने सारे खर्चे वो सारे मेंटेन होने में, लेकिन परवड़ना भी तो चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ, 2010 में कंपनी को 10,000 करोड़ का लॉस हुआ। सर 10,000 करोड़ का लॉस ये कैसे हो सकता है? बेटा आप लेदर की सीट्स डालोगे, पर्सनल एंटरटेनमेंट स्क्रीन दोगे, 5 स्टार मील दोगे, तो ये सारे खर्चे मिला के समझो एक टिकट का खर्चा होता है 20,000 रुपीज। अभी अगर आप कस्टमर से 20,000 चार्ज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है इंडिया में सब 20,000 पे कर सके। और अगर आपकी फ्लाइट खाली जाएगी, समझो फ्लाइट की कैपेसिटी थी 100 पैसेंजर्स की, सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही आए, बट वो 20 पैसेंजर्स ने तो टिकट लिया है, तो वो 20 पैसेंजर्स को तो पहुंचाना पड़ेगा। और वो 20 पैसेंजर्स को पहुंचाने के लिए बाकी जो 80 सीट्स खाली जा रही है, वो 80 सीट्स के भी खर्चे तो लगेंगे, क्योंकि वो 80 सीट्स का भी खाना फ्लाइट में चढ़ा रहेगा। चलो खाना नहीं चढ़ा रहेगा, जितनों ने टिकट लिया उतना का ही खाना लिया रहेगा, बट फ्यूल तो उतना ही जाने वाला है। 20 जन फ्लाइट में बैठे या 100 जन फ्लाइट में बैठे, पायलट का खर्चा उतना ही जाएगा, वो 20 जन को लेके जाएगा कि 100 को लेके जाएगा। एयर होस्टेस के खर्चे तो उतने ही लगेंगे, वो 20 को लेके जाए 100 को लेके जाए। प्राइवेट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स जो आपने लगा दी है, लेदर वाली सीट्स आपने बना दी है, तो वो सारी चीजों के खर्चे तो लगने ही वाले हैं। कितने जन जाएंगे, कितने जन नहीं जाएंगे। तो किंगफिशर में क्या होने लगा, जो फ्लाइट्स है वो खाली जाने लगी।
कस्टमर्स है वो इतना पैसा देने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज इंडिया में इतना खर्चा करना डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने 2010 में 10,000 करोड़ का लॉस किया, और ये लॉस के बावजूद भी अपने मालिया साहब आईपीएल और फॉर्मूला 1 में स्पॉन्सरशिप्स देते रहे, पैसे लगाते रहे, और 2012 में किंगफिशर का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो गया। किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, फ्लाइट बंद हो गई, 9,000 करोड़ का अनपेड डेट रह गया। बैंक से जो उन्होंने लोन लिए थे 9,000 करोड़ के, वो अनपेड रह गए, और फिर उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। कॉस्ट बराबर मेंटेन नहीं किया, कॉस्ट बराबर मेंटेन नहीं किया, इसकी वजह से देश छोड़ना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट और ये सब सिलेबस कितना, ये सब्जेक्ट कितना जरूरी है। ये भाई ने कॉस्ट मेंटेन नहीं किए तो इसको कहाँ जाना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा, और 9,000 करोड़ का गफला करके चला गया, किसी बैंक बेचारे को उठवा के चला गया ये बंदा। तो यहां पर गलती क्या हो गई कि प्राइस पर टिकट कुड नॉट कवर कॉस्ट पर टिकट। कॉस्ट पर टिकट तो 20,000 था, लेकिन वो प्राइस रिकवर नहीं कर पा रहा था, वो प्राइस कस्टमर पे नहीं कर पा रहा था, फ्लाइट्स फुल नहीं जा रही थी, इसीलिए कॉस्ट मेंटेन नहीं किया प्रॉपरली, इसकी वजह से एयरलाइन को बंद होना पड़ा। वर्सेस अगर हम इंडिगो देखें तो इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो भी 2006 में लॉन्च हुई। हमारे जो राहुल भाटिया साहब है और राकेश गंगवाल साहब है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एयरलाइन बिजनेस में, देखो किंगफिशर जैसी कंपनी जो इतना खर्चा कर रही है, इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रही है, उसके सामने कंपटीशन में उतरना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने जो राहुल भाटिया साहब और राकेश गंगवाल साहब है, उन्होंने इनके साथ कंपटीशन में उतरना सोचा, बट इन्होंने इंडियन मार्केट को समझा। इन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट को समझा कि भाई इंडियन मार्केट इतनी महंगी फ्लाइट टिकट्स नहीं खरीदेगा। इंडिया के जो लोग हैं वो प्राइस सेंसिटिव है, अननेसेसरीली वो 1-2 घंटे 3 घंटे के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में इतना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें भी गुजराती रहेगा, वो तो फ्लाइट में थेपला ढोकड़ा खांडवी खाखरा लेकर जाएगा, वो आपका 5 स्टार मील नहीं खाने वाला है। इसलिए यहां पर ये लोग ने क्या सोचा कि भाई हमें क्या करना है, हमें कोई 5 स्टार एक्सपीरियंस नहीं देना है, हम एयरलाइन बिजनेस में हैं, तो हमें कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर जल्दी पहुंचाना है, यही हमारा काम है। तो उन्होंने मेन जो पर्पस है ना वो समझा। फिर उन्होंने समझा कि भाई किंगफिशर कॉस्ट कौन से इनकर कर रहा है, तो वो कॉस्ट में हमें अच्छे से कम करना है। तो यहां पर देखो इंडिगो ने कौन सी अच्छी चीजें की। First thing that Indigo did was they decided to use only one aircraft, which is Airbus A320. तभी बहुत सारी कंपनीज बना रही थी फ्लाइट, बोइंग है, एयरबस है, ये है वो है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज एयरक्राफ्ट्स बनाती थी। ये लोग ने क्या डिसाइड किया कि इंडिगो में जितने भी फ्लाइट्स उड़ेंगे वो सारे एयरबस A320 ही रहेंगे। इससे क्या हो गया, एक तो आपका एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट परचेस करने हैं, सेम एयरक्राफ्ट, सेम ही एयरक्राफ्ट इंडिगो में उड़ेंगे, तो यहां पर एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो गया। आपको सारे पायलट्स को A320 ही चलाने सिखाना है कि भाई हमारा यही एयरक्राफ्ट रहेगा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट सेव हो गया। सबको सिमिलर टाइप की ट्रेनिंग दे सकते हो, तो वो भी एक हो जाएगा। दूसरा है रिपेयर्स के कॉस्ट आपके सेव हो जाएंगे। आपके पास A320 है तो A320 में जो रिपेयरिंग का सामान चाहिए वही आपको लेना है। अगर आपके पास अलग अलग एयरक्राफ्ट होते तो अलग अलग एयरक्राफ्ट के अलग अलग रिपेयरिंग का सामान लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही एयरक्राफ्ट है तो एक ही रिपेयरिंग का सामान आएगा। इन्वेंट्री स्पेयर पार्ट्स के स्टोरेज का खर्चा बच गया, क्योंकि यहां पर आपको जो इन्वेंट्री रखनी है स्पेयर पार्ट्स की वो सिर्फ ये A320 की रखनी है, क्योंकि कुछ भी बिगड़ेगा तो A320 का बिगड़ेगा, और कोई एयरलाइन ही नहीं है। तो दूसरी एयरलाइन कंपनीज क्या कर रहे थे, जहां से एयरलाइन मिल रही है सस्ती वगैरह वो ले लेते थे, फिर रिपेयरिंग का खर्चा आता था, स्पेयर पार्ट चेंज करने का खर्चा आता था, वो सब फ्लाइट का अलग अलग मेंटेन करना पड़ता था। यहां पर ये लोग ने एक स्मार्ट मूव क्या किया, एक ही एयरक्राफ्ट लिया, एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट A320, तो सारे खर्चे उससे ही रिलेटेड होंगे, तो आपके जो खर्चे हैं वो ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। और सिंस आप एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट खरीदते हो, आप सप्लायर से बल्क डिस्काउंट भी मांग सकते हो। आप शॉप में जाते हो, आप कहते हो ना भाई मम्मी के साथ आप गए साड़ी लेने, और मम्मी आपको कह रही है, वो दुकानदार को कहती है भाई एक साड़ी कितने की है, वो बोलेगा 1000 की। आपकी मम्मी कहेगी नहीं नहीं मैं 4 साड़ी खरीद रही हूँ, मैं अपनी मासी के लिए, नानी के लिए, बहन के लिए, सबके लिए लेती हूँ, मैं 4 साड़ी लेती हूँ तो मुझे डिस्काउंट करके दे। सप्लायर क्या बोलता है, ठीक है आप 4 साड़ी लेते हो तो मैं 800 रुपये लगा देता हूँ। तो वो 200 रुपये का डिस्काउंट उसने क्यों दिया, क्योंकि आपने बल्क में खरीदा, आपने 4 साड़ी खरीदी एक की जगह। तो यहां पर अगर ये इंडिगो क्या करता है, बल्क में एयरपोर्ट खरीदता है, बल्क में एयरलाइन खरीदेगा, एयरबस खरीदेगा कि भाई मुझे 10 एयरबस चाहिए A320 के,
तो जो कंपनी एयरबस A320 बना रही है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसको एक साथ 10 बनाना है सेम ही टेक्नोलॉजी यूज करके। और यहाँ पर इंडिगो को भी फायदा है कि सेम एयरक्राफ्ट खरीद रहा है तो वो बल्क डिस्काउंट मांग सकते हैं कि भाई मैं 10 एयरलाइन तेरे से ले रहा हूं तो मुझे इतना डिस्काउंट प्रोवाइड कर। और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजिक मूव से इंडिगो ने 850 करोड़ पर ईयर सेव किए, 850 करोड़ रुपए सिर्फ ये एक डिसीजन की वजह से सेव हुए, बल्क डिस्काउंट उनको मिला सेम एयरलाइन खरीदने से। दूसरा, इंडिगो ने बहुत अच्छा मूव क्या किया, वो लोग ने जो टर्न अराउंड टाइम है ना वो कम कर दिया। सर टर्न अराउंड टाइम का मतलब, देखो टर्न अराउंड टाइम का मतलब आपकी फ्लाइट एक एयरपोर्ट पर लैंड होती है, जो पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हैं वो सारे निकल जाएंगे, फ्लाइट एक बार क्लीन हो जाएगी, नए पैसेंजर्स अभी वापस ये फ्लाइट में आ जाएंगे जो कहीं और डेस्टिनेशन पे जाना है। समझो आपकी चेन्नई से फ्लाइट मुंबई आई है, तो चेन्नई से मुंबई फ्लाइट आ गई, मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करी फ्लाइट, मुंबई एयरपोर्ट पे क्या होगा, सारे पैसेंजर्स जिनको मुंबई उतरना था वो उतर जाएंगे, फिर फ्लाइट का पूरा क्लीनिंग वगैरह हो जाएगा, सीट्स वगैरह चेक हो जाएगी, पायलट वगैरह चेंज हो जाएंगे, और वापस ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है। तो अभी मुंबई से जो लोग दिल्ली जाने वाले वो लोग ये फ्लाइट पर बैठेंगे और फिर ये फ्लाइट अभी दिल्ली चली जाएगी। तो ये जो बीच में मुंबई एयरपोर्ट पे ये जो सारी चीजें हुई ना, पैसेंजर्स उतरे, क्लीनिंग हुआ, नए पैसेंजर्स बैठे, इसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तब तक एयरलाइन खड़ी थी वहां पे, तब तक एयरलाइन रुकी थी वहां पे, तब तक एयरलाइन वहां पे प्रिपेयर हो रही थी। तो इंडिगो ने क्या किया, ये जो टर्न अराउंड टाइम है वो सिर्फ 25 मिनट्स का रखा, वर्सेस सारे कंपटीटर्स जो बाकी सारी एयरलाइंस थी उनको ये काम करने में 45 मिनट्स जा रहे थे। अभी सोचो दिन की 6-7 फ्लाइट अगर ये लोग उड़ाते हैं और 45 मिनट्स अगर उनके टर्न अराउंड टाइम में जा रहे हैं तो रफली 5 से 6 घंटे तो एयरपोर्ट पे ही फ्लाइट रुकेगी हर बार, और ये टर्न अराउंड उनका क्लीनिंग वगैरह में टाइम जाएगा। इंडिगो ने यहां पर गेम सीख ली, उन्होंने ये टर्न अराउंड टाइम कब कर लिया, उन्होंने क्या किया कि भाई हमें हो सके उतनी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ानी है। अगर बाकी के कंपनी दिन में 10 फ्लाइट्स उड़ा रहे, यानी 10 बार एक एयरलाइन यहां से वहां से आ जाती है, 10 बार थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि डेस्टिनेशन का ट्रैवलिंग टाइम भी होता है, तो 3 से 4 बार यूजुअली एक फ्लाइट जाती है। अगर 3 आवर्स के डेस्टिनेशन है तो 4 से 5-6 बार फ्लाइट जा सकती है, 3-4-5 बार। तो रफली अगर बाकी कंपनी समझो 3 बार एक डेस्टिनेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, से 3 बार अगर ट्रैवल करती है तो हमें क्या करना है, हमें ये टर्न अराउंड टाइम करके, टर्न अराउंड टाइम कम करके 5 बार फ्लाइट उड़ानी है। हो सके उतनी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाओ, हो सके उतना जल्दी फ्लाइट्स उड़ाओ, इससे क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम कम होगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, और जो आपका कॉस्ट है वो इवन आउट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इंडिगो ने ये दूसरा अच्छा मूव किया जिसकी वजह से उनका 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी यहां पर आप देख रहे हो कॉस्टिंग, कॉस्ट को समझ रहे हैं, कॉस्ट को कम करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परफेक्ट सेविंग्स मिल रहा है। उन्होंने कोई फ्री मील एयरलाइन में प्रोवाइड नहीं करी, भाई हम सेवा करने नहीं आए, खाना चाहिए पैसे देके ले लो, वो भी प्री बुक करवाना है। फ्लाइट पे आके बोलोगे मेरे को खाना चाहिए तो वो लोग चढ़ाएंगे नहीं वो खाना, तो वो लोग ने कर दिया। वाटर बॉटल्स भी बंद कर दिए, अभी अगर आप इंडिगो फ्लाइट में जाते हो तो पानी का ग्लास देते, अभी कितनी बार बंदा पानी का ग्लास मांगेगा ना, वो बॉटल्स थे तो लोग ले रहे थे, बैग में डाल रहे थे, घर पे लेके जा रहे थे, वो सारी चीजें चल रही थी। तो यहां पर भी उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन कॉस्ट कटिंग। पहले समझो कौन से कॉस्ट इनकर हो रहे हैं और ये कॉस्ट अगर हम बचा सकते हैं तो ये कॉस्ट बचाओ। इंडिगो यही कर रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिगो क्या है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इंडिगो ने 8172 करोड़ का प्रॉफिट किया इन FY 2024। ये बंदे ने 9000 करोड़ का लॉस किया, ये बंदे ने 8000 करोड़ का प्रॉफिट किया, और आज 60% इंडियन पैसेंजर्स ट्रैवल थ्रू इंडिगो, द ओनली एयरलाइन विच इज अ प्रॉफिटेबल एयरलाइन टुडे। तभी तो जेट एयरवेज वगैरह का नाम था जब इंडिगो लॉन्च हुआ 2006 में, दैट टाइम जेट एयरवेज वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एयरलाइंस, मेरा फेवरेट एयरलाइन था, आई यूज्ड टू लाइक जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज था, किंगफिशर था, ये सारे प्रीमियम एयरलाइंस थे, तभी इंडिगो आया। और इंडिगो ने जो पूरा गेम खेला वो गेम किस पर खेला, कॉस्ट पे। They understood all the costs of this business properly and they ensured कि ये कॉस्ट जहां जहां कम हो सके ना वहां हम कम करेंगे। इसीलिए कॉस्टिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पहले अपने बिजनेस के कॉस्ट समझने पड़ेंगे, बिकॉज ये कॉस्ट के थ्रू आप गेम कर सकते हो, या तो बाजी यहां पलटेगी या बाजी वहां पलटेगी। इसीलिए कॉस्टिंग का सब्जेक्ट जो है वो काफी जरूरी हो जाता है। सिंपल, क्लियर, समझ में आता है कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। चल और एक केस स्टडी लेते हैं विच इज ऑन डीमार्ट एंड बिग बाजार। कितने जन डीमार्ट गए हैं, कितने जनों ने डीमार्ट में से खरीदी करी है,
परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने। और इसमें से आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है कि डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलती है, डीमार्ट में चीजें सस्ती मिलती है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। बट बेटा डीमार्ट वाला चीजें सस्ती क्यों दे रहा है? क्या वो लॉस कर रहा है? डीमार्ट लॉस कर रहा है? नहीं। तो फिर वो चीजें सस्ती कैसे दे रहा है? तो लेट्स अंडरस्टैंड डीमार्ट और बिग बाजार ये लोग क्या करते हैं। चलो, इन द ईयर 2001, इन द ईयर 2001 हमारे भाई साहब किशोर बियानी भाई साहब ने बिग बाजार लॉन्च किया। फर्स्ट स्टोर इन हैदराबाद, पहला ऐसा स्टोर था जहां पर आपको सारी चीजें मिलती हो। तभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक ही स्टोर पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाए। ऐसे पहले किराना शॉप्स चलते थे। आपके पेरेंट्स वगैरह क्या करते थे, बिल्डिंग के नीचे एक लोकल किराना वाला रहेगा, वो लोकल किराने वाले से सामान लेके आते थे, उस पर उसके वहां पे हिसाब चलता रहता है, वो घर पे आके बिल देता है या सामान कभी दे जाता है, एकदम दोस्त की तरह व्यवहार था, लोकल शॉप से खरीदते थे। पहली बार किशोर भाई ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम एक बिग बाजार ओपन करते हैं, बड़ा बाजार जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी थोड़े डिस्काउंटेड रेट्स पे, और सारी चीजें आपको जो भी चाहिए, बिस्किट्स वगैरह चाहिए, डिटर्जेंट्स वगैरह चाहिए, होम यूटिलिटी चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आपको जो चाहिए वो सब चीजें बिग बाजार में मिल जाएगी। उन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टोर उन्होंने हैदराबाद के मॉल में रेंट किया, और आगे जाके जहां जहां मॉल्स में उनको जगह मिलने लगी, जहां जहां उनको प्लेसेस मिलने लगी, वहां रेंटिंग करके उन्होंने हो सके उतने ज्यादा स्टोर्स ओपन किए, विच इज अ नॉर्मल मॉडल, एवरीवन डज, सब ऐसा ही करते हैं। फिर आते हैं 2002 में हमारे राधा किशन दमानी साहब। राधा किशन दमानी साहब ने भी डीमार्ट ओपन किया पवई में, पहला स्टोर। और उन्होंने कौन सा स्ट्रैटेजिक मूव लिया, उन्होंने यहां पर क्या समझा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना जो डीमार्ट की जगह थी ना, लैंड या फिर बिल्डिंग, वो खरीद ली। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड देम ही इज अ फूल, ही इज अ इडियट। स्टोर ओपन करने के लिए कोई जगह खरीदता है? पागल है क्या ये बंदा, अक्कल नहीं है इसमें। एक स्टोर ओपन करने के लिए वो जगह खरीदेगा, लैंड का खर्चा कितना जाएगा, बिल्डिंग का खर्चा कितना जाएगा, और एक ही स्टोर ओपन किया उसने। उससे अच्छा तो अगर वो रेंट करता तो वही अमाउंट में वो 100 स्टोर खरीद सकता, 100 स्टोर्स वो रेंट कर सकता। बट राधा किशन दमानी हैड अ डिफरेंट विजन। उन्होंने कॉस्टिंग समझा था, उन्होंने चीजें एनालाइज करी थी। कौन सी चीजें एनालाइज करी थी? तो राधा किशन दमानी ने एनालाइज किया था कि जो रेंटल का खर्चा है वो एवरी ईयर 5 to 8% बढ़ रहा है। आज अगर मैं स्टोर का 50,000 रेंट पे कर रहा हूं, तो कल मुझे 55,000 रेंट पे करना पड़ेगा, आगे जाके 60,000 रेंट पे करना पड़ेगा, और वो रेंट 50,000 से 1 लाख कभी हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, रेंट हर साल बढ़ेगा। रेंट विल इंक्रीज एवरी ईयर, चाहे मेरा बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, चाहे मेरे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़े या ना बढ़े, कोई कॉम्पिटिटर भी आ सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, रेंटल तो मेरे बढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने क्या खेला, उन्होंने ये रेंटल कॉस्ट पे गेम खेला। डीमार्ट ने सोचा कि भाई जो रेंटल कॉस्ट है ना, मेरा जो रेंटल कॉस्ट है वो मुझे सेव करना है, वो मुझे सेव करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उन्होंने जो लैंड है और जो बिल्डिंग है वो आउटराइटली खरीद ली है। उन्होंने आउटराइटली खरीदी है, जिसकी वजह से उनका रेंटल कॉस्ट कुछ भी नहीं था। बेसिक छोटा मोटा कुछ रेंट करना हो तो वो करते थे, विच वॉज ओनली 2.02% ऑफ सेल्स। वेर इज बिग बाजार का जो रेंटल का खर्चा था दैट वॉज 8% ऑफ सेल्स, दैट वॉज 8% ऑफ सेल्स। डीमार्ट ने क्या किया, भाई लैंड खरीद लो, लैंड के पैसे तो अप्रिशिएट ही होने वाले हैं आगे जाके, नो डाउट। इसके लिए राधाकिशन दमानी के पास उतना कैपिटल होना चाहिए जो था उनके पास, उनके पास उतना कैपिटल था जिसकी वजह से वो लैंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक बार लैंड में इन्वेस्ट कर दिया तो उनका रेंटल का खर्चा नहीं जा रहा है, अभी उन्हें आगे रिकरिंग कॉस्ट कुछ भी इनकर नहीं करने हैं। और दूसरा वो क्या करते थे, वो है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना एकदम हाई रखते थे, यानी जैसे इन्वेंट्री आया वो सेल हो जाना चाहिए, जैसे इन्वेंट्री आया वो सेल हो जाना चाहिए, यानी उनका स्टोरेज का खर्चा एक तो कम हो जाएगा। दूसरा, सप्लायर के पास से वो बल्क डिस्काउंट मांगते थे कि भाई मैं बहुत सारी क्वांटिटी खरीदेगा तो मुझे एकदम डिस्काउंटेड रेट पे दे। सप्लायर तो देगा क्योंकि उसका तो ज्यादा सामान जा रहा है, और वो जो डिस्काउंट है वो कस्टमर को पास ऑन कर देते थे। हेंस डीमार्ट के जो आइटम्स है वो यूजुअली 6 to 12% चीपर होते। क्यों?
क्योंकि वो सप्लायर के पास से नेगोशिएट करके माल सस्ता लाता है और सस्ता माल वो कस्टमर को देते हैं, भाई मेरे को डिस्काउंट नहीं चाहिए, मेरे पास तो आके सामान खरीद। वो प्रॉफिट कमा लेगा उसमें भी, क्योंकि एमआरपी पे जब सेल होता है तो प्रॉफिट एलिमेंट तो होता ही है। इसलिए ये क्या करने लगा, डिस्काउंट पास करने लगा कस्टमर को। अनदर गुड स्ट्रेटेजी कि भाई डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को पास कर दो, अगर कस्टमर को सस्ता मिल रहा है तो वो खरीदेगा। लेकिन इसके लिए उनको पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि भाई डिस्काउंट देने में लॉस इनकर ना कर दूं, मैं डिस्काउंट्स देने में लॉस इनकर ना कर दूं। बिग बाजार के साथ वही हुआ, उनके रेंटल्स के खर्चे बढ़ने लगे और सामान जो वो सारे रख रहे थे वो सामान कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा था। 2010 में बिग बाजार ने 250 स्टोर्स ओपन कर लिए, हैदराबाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में, हर जगह बिग बाजार का स्टोर था, नाम था बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार, हम भी खरीदते थे। डीमार्ट के 2010 में सिर्फ 10 स्टोर्स थे। आप कंपैरिजन देख रहे हो, 250 स्टोर्स वर्सेस ओनली 10 स्टोर्स। बट ये भाई ने क्या किए थे, 10 स्टोर्स खरीदे थे, लैंड खरीदी थी, बिल्डिंग खरीद के किए थे, इसके रेंटल कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा था और नाम होने लगा कि भाई डीमार्ट में प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। लोग स्पेसिफिकली अगर डीमार्ट दूर हो ना फिर भी डीमार्ट खरीदने जाते थे कि भाई डीमार्ट खरीदने जाना पड़ेगा। इसीलिए इससे क्या होगा, राधा किशन दमानी को एडवांटेज मिल गया और डीमार्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल रहा। उन्होंने FY 2026 में 3000 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। और यही बिग बाजार के साथ क्या हुआ, उन्होंने लोन्स वगैरह लिए क्योंकि रेंटल कॉस्ट पे करना है और चलना भी तो चाहिए। यूजुअली रेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा होता है, मॉल्स वगैरह में आप जब स्टोर्स ओपन करते हो तो रेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो करोगे क्या। और 250 स्टोर्स का रेंट पे करना इज सच अ बिग कॉस्ट। बट ये तभी कैलकुलेशन में गलती हो गई, रेंट कॉस्ट समझने में गलती हो गई। इससे क्या होगा, ये जो बिग बाजार है उसका डेट इंक्रीज हो गया, रेंटल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया और रिलायंस ने 2022 में बिग बाजार को खरीद लिया। फ्यूचर ग्रुप का था जो बिग बाजार, वो खरीद के रिलायंस को ये लोग सेल आउट करके निकल गए। तो यहां पर एक कंपनी को अपने आप को बेचना पड़ा और एक कंपनी पहले से प्रॉफिटेबल रहा। क्यों? बिकॉज इन्होंने यहां पर रेंटल कॉस्ट को समझा था, इन्होंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को समझा था कि भाई मेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसी होगी, मेरा कितना प्रोडक्ट सेल होगा और मेरा कॉस्ट कौन सा कितना इनकर होगा, कहां सेविंग होगी। इसीलिए हमें कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प यू टू मेक अ कंपनी और योर कंपनी विल गेट सोल्ड आउट, अगर आप कॉस्ट अच्छे से नहीं समझते हो तो। हेंस कॉस्टिंग समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट? समझ में आ रहा है यहाँ पर कंपनीज का क्या हो रहा है, कंपनीज बंद हो रही है क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट नहीं समझ रहे। हमें लगता है कि कोई और रीजन होगा, हर एक कंपनी जो बंद होती है ना कहीं कॉस्ट इज वन ऑफ द रीजन कि कंपनी को परवड़ता नहीं है, इसीलिए कंपनी बंद होती है। यानी कॉस्ट अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं समझते हैं तो क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। एक लास्ट केस स्टडी हम देख लेते हैं सर्फ और निरमा का। 1969, इसमें से कितने 1969 में थे? कोई भी नहीं थे सर, नो डाउट कोई भी नहीं थे। हमारे पेरेंट्स शायद 1969 के हैं, हमारे पेरेंट्स भी शायद उसके बाद आए हो तो भी वी डोंट नो, बिकॉज माय फादर इज 1970 एंड माय मॉम इज 1972, तो ये लोग भी 1965 में नहीं थे, मेरे मम्मी पापा। तो आपके भी मम्मी पापा अगर हो सकते हैं, नहीं हो सकते भी नो, तो 1969 इज अ वेरी ओल्ड ईयर, बहुत पहले के ज़माने में। लेकिन तभी भी लोग थे, कपड़े पहनते थे और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने सोचा कि ये कपड़े धोने के लिए हम एक डिटर्जेंट लॉन्च करते हैं। लेकिन तभी और कोई कंपनी थी ही नहीं, यानी HUL था अपना भाई मोनोपोली, मैं ही अकेला प्लेयर हूं, मैं ही इस गली का गुंडा हूं। और वही यूज करके HUL ने सर्फ नाम का डिटर्जेंट लॉन्च किया। आज जो सर्फ एक्सेल चल रहा है वो सर्फ 1969 में लॉन्च हुआ था। और 1969 में ये सर्फ लॉन्च करने के लिए उन्होंने जो प्राइसिंग रखी थी दैट वाज 13 रुपीज पर केजी। तभी के जमाने में 13 रुपया बहुत महंगा था, बट कोई और था ही नहीं। तो अगर आपको डिटर्जेंट खरीदना है तो सर्फ का ही खरीदना है। और उन्होंने ऐसे तभी ब्रांड एम्बेसडर्स रख के एडवर्टीजमेंट करवाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल वगैरह है जो एडवर्टीजमेंट कर रही है सर्फ के। तो तभी उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा किया था, फिर मेकिंग पे खर्चा किया था, प्रोसेस सेट करने पे खर्चा किया था, फैक्ट्री डाली थी। ये सारी चीजें उन्होंने करके कॉस्ट निकाल के 13 रुपीज में सेल करते थे। तभी आया एक बंदा जिसका नाम था करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल ने क्या सोचा कि 13 रुपए का डिटर्जेंट ये मैं कैसे खरीदूं, ये तो नहीं परवड़ता। मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ सस्ता सोचता हूं।
उन्होंने समझा कि भाई HUL कौन से खर्चे कर रहा है, क्योंकि वो 13 रुपए का सेल कर रहा है। तो ही सॉ कि भाई HUL की फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। फिर वो क्या करता है, सप्लायर, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को पहले देता है, फिर वो लोग रिटेलर को देते हैं, फिर रिटेलर कस्टमर को देता है। तो एक बड़ी सप्लाई चेन है उनकी, तो हर जगह खर्चा देना पड़ेगा। अभी कंपनी समझो 4 रुपए में बना रही है डिटर्जेंट, बट मार्केटिंग वगैरह का खर्चा करेंगे तो 6 रुपीज हो जाएगा। फिर वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना 1 रुपया रखेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, तो होलसेलर अपना उसमें 1 रुपया रखेगा। फिर होलसेलर रिटेलर को देगा जो लोकल शॉप से, वो अपना 1 रुपया रखेगा। और रिटेलर कस्टमर को देगा तो वो अपना 1 रुपया रखेगा। तो ये लोग सब 1-1 रुपया रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 4-5 रुपये महंगा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जा रहा है। तो करसन भाई पटेल ने सोचा हम एक काम करते हैं, हम कुछ सस्ता बनाने की ट्राई करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल्स ढूंढ के लेके आए कि भाई डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन से केमिकल्स वगैरह चाहिए, कहीं ये सस्ते से मिल सकते हैं। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव केमिकल्स वगैरह ढूंढे डिटर्जेंट के। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं डाली, उनके घर के पीछे एक यार्ड था। एक घर के पीछे ऐसी जगह थी, चौगान जो हम कहते हैं, वो जगह में वो ये पाउडर वगैरह मिक्स करते थे, अपने हाथों से ही थैली में भरते थे और थैली जाके डिटर्जेंट की ओर यूज करते थे। उनको लगा रही है डिटर्जेंट तो अच्छा है, ये हम मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो करसन भाई ने क्या किया, नॉर्मल गुजराती बुनियादी बात, उन्होंने अपनी बेटी का नाम था निरमा, तो उन्होंने जो डिटर्जेंट था उसका नाम रख दिया निरमा। और निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह वो घर पे ही ये डिटर्जेंट बना देते, थैली में भर देते, निरमा का टैग डालते थे और अपनी ही साइकिल पे, वो जब काम पर जाते थे तो अपनी ही साइकिल पे हर घर में देके जाते थे, निरमा ये ले भाई, निरमा ये ले, निरमा ये यूज कर, ये डिटर्जेंट यूज कर। खुद ही सबको सप्लाई करने लगे, जिसकी वजह से HUL जो 13 रुपीज में सर्फ दे रहा था, वो करसन भाई 3 रुपीज पर केजी में निरमा दे रहे थे। घर वाले को तो कपड़े धोने से मतलब है, डिटर्जेंट से मतलब है। और अगर कोई प्रोडक्ट आपको 3 रुपीज पर केजी में मिलता हो तो 13 रुपीज में क्यों पे करूंगा, पागल हो। तो लोग निरमा खरीदने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगा। करसन भाई ने अपना काम छोड़ दिया, घर के पीछे यही बनाने लगे फुल टाइम निरमा। और तभी जाके एक एड उन्होंने चलाई, वॉशिंग पाउडर निरमा, हमने सुना थी, एक ही एड चलाई एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग दिस प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर निरमा। उन्होंने खर्चा किया, फिर तो उन्होंने छोटी मोटी फैक्ट्री डाल के सब करने लगे। बट उन्होंने इनिशियली क्या समझा कि भाई सस्ता रॉ मटेरियल ढूंढो, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकाल दो, वही जाके सप्लाई कर रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटर का सारा खर्चा निकल गया। तो यहाँ पर और कोई ज्यादा मार्केटिंग वगैरह, कोई ब्रांड एम्बेसडर वगैरह उन्होंने नहीं रखा था, सिर्फ एक टैगलाइन बना दिया वॉशिंग पाउडर निरमा, लोकल लेडीज को लेके उन्होंने ये पूरा एड शूट करवा दिया। तो यहाँ पर खर्चे उन्होंने समझे, कॉस्ट उन्होंने समझा कि भाई जो मार्केट हमारी है ना वो प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया की मार्केट जो है वो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब सस्ता दोगे तो खरीदेंगे, थोड़ा भी महंगा कर दिया ना तो नहीं खरीदेंगे। तो अगर सस्ता आप सेल कर सकते हो, तो उन्होंने सस्ता प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो फाइंड आउट किया। उन्होंने वो ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करके सस्ता प्रोडक्ट बनाया, और सस्ता प्रोडक्ट बनाने से उन्होंने वो मार्केट में सेल किया एंड ही बिकेम अ मार्केट किंग। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ डिटर्जेंट्स शेयर was टेकन बाय निरमा। फिर जाके HUL ने भी एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया डिटर्जेंट का, और उन्होंने आई थिंक व्हील, तभी व्हील करके कंपनी, जो व्हील अभी भी मिलता है, वो व्हील उन्होंने लॉन्च किया विच वाज अ चीपर डिटर्जेंट पाउडर। तो निरमा से compete करने के लिए उन्होंने क्या किया, व्हील जो पाउडर था वो लॉन्च किया, वो सस्ते में बेचने लगे। और देन दे इंश्योर कि भाई निरमा से कंपटीशन हो, क्योंकि HUL वाज अ बिग कंपनी। बट आप सोच सकते हो कि HUL जैसी कंपनी जो मोनोपोलिस्टिक थी, उसको बीट करने के लिए भी करसन भाई ने सहारा किसका लिया, कॉस्ट। कि भाई कॉस्ट अच्छे से समझ के हम कॉस्ट कम करने की ट्राई करते हैं, बिकॉज इंडिया प्राइस सेंसिटिव है। और प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जो भी कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, वो बंदा जीत जाएगा। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जो बंदा कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, वो बंदा क्या करेगा, जीत जाएगा। ये उनको अच्छे से समझ में आ गया था और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो निरमा जाके एकदम सक्सेसफुल बन गया। तो ये 3 केस स्टडीज देखने से हमें पता चलता है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें कॉस्टिंग जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस, बिकॉज जो भी बड़े बड़े बिजनेस थे उन्होंने का जो डाउनफॉल आया या फिर वो सक्सेसफुल बने, इसका एक ही रीजन था, कॉस्टिंग।
वो लोग के कॉस्टिंग के बेसिक्स क्लियर थे, वो लोग मार्केट अच्छे से समझ पा रहे थे और वो हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। तो ये कॉस्टिंग के पेपर में हम भी यही करने वाले हैं, हम कॉस्ट के टॉपिक समझेंगे, हम मार्केट कैसे समझना है वो देखेंगे, हम कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो देखेंगे, हम डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो देखेंगे, और फिर हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ के लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर, सिंपल, इजी, केस स्टडीज अच्छे लगे, मजा आई? चलो एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, एंड देन विल डिस्कस अवर सिलेबस कि भाई कॉस्टिंग का जो हमारा सिलेबस है वो 15 चैप्टर्स कौन से हैं और हमें उसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने के बाद आज का जो ओरिएंटेशन सेशन था वो हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 1 देखेंगे विच इज अ थियरी चैप्टर, और उसमें हम कॉस्टिंग क्या है, कैसे फॉर्मूला, अपना जो डेफिनेशन वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट वाटर ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड अवर सिलेबस। ठीक है, आई होप यहाँ तक मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। आज आपका फर्स्ट सेशन है, आई होप कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल गया, इसलिए ये सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग वे में, केस स्टडी वे में, एकदम फन लर्निंग वे में हम आगे जाके भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो पानी पी लेते हैं, देन विल डिस्कस द सिलेबस। चलो एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टोटल 15 चैप्टर्स है हमारे पेपर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। वो सारे चैप्टर्स एक एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या है ये चैप्टर्स में। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर जो इंडेक्स है उसमें से देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अभी हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक कॉस्टिंग के जो टर्म्स है कि भाई कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कौन से टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हमें करनी है कॉस्टिंग में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। वेरी बेसिक, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम सो दैट आगे जाके चैप्टर्स हम अच्छे से कर पाए। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है? तो आपको पता है अकाउंट्स में आप क्या प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हो गया। कॉस्टिंग के अंदर वी हैव टू सेपरेटली प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम सारे कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि भाई कॉस्ट शीट बनाना क्यों है, उसके यूजेस क्या है, क्यों कॉस्ट शीट बनाते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कॉस्ट शीट का, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये 2 मेजर चैप्टर्स हो गए जिससे हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 फिर कॉस्ट शीट। फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दैट इज मटीरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। देखो इंट्रोडक्शन मिल गया आपको कॉस्टिंग का कि भाई कॉस्टिंग क्या है चैप्टर 1 में। फिर हमने कॉस्ट शीट देख लिया चैप्टर नंबर 6। उसके बाद 3 मेजर खर्चे। कोई भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपके मेजर खर्चे कौन से होंगे? सबसे पहला है मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा। तो हम मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल कैसे ऑर्डर करना है, उसके कुछ फॉर्मूलाज है, इन्वेंट्री कंट्रोल के फॉर्मूलाज जो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि वैल्यू जो स्टॉक हम होल्ड करते हैं, इन्वेंट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक हम स्टोर करेंगे, तो वो स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, कौन सी मेथड यूज करके वैल्यू करना है, तो ये सारी चीजें हम मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है लेबर कॉस्टिंग, अनदर मेजर कॉस्ट। मटेरियल तो आ गया फैक्ट्री में, बट काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज, लेबरर्स। तो उनके जो खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय को कैसे कॉस्ट देना है, कैसे इंसेंटिव देना है, ओवर टाइम अगर किया तो वेजेस कैसे पे करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर आ जाते हैं ओवरहेड्स पे। मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर और कॉस्ट हो गया, बट मेजर अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, तो ये सारे मेजर ओवरहेड्स के खर्चे हैं। हमने यहाँ पर देखी वो सारी कंपनीज जो डेड हुई या फिर कंपनीज ने काम कर लिया, वो लोग ने ओवरहेड्स कंट्रोल किया, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल किया, लेबर कॉस्ट कंट्रोल किया एंड ओवरहेड्स कंट्रोल किया। ये 3 चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो यू आर डन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉस्ट के मेजर एलिमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग इज द सेकंड चैप्टर, एम्प्लॉय कॉस्ट इज द थर्ड चैप्टर एंड ओवरहेड्स इज फोर्थ चैप्टर।
फिर एक टेक्निक है चैप्टर नंबर 5 में विच इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम क्या करते हैं, सेपरेटली हर एक एक्टिविटी का जब भी कॉस्टिंग करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का जब भी कॉस्टिंग करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट का अगर कॉस्टिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैं आपको एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूं, हर एक चैप्टर इन डेप्थ पढ़ेंगे, लॉजिकली समझेंगे कि भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, बट आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि ओके कॉस्टिंग में ये सारे चैप्टर्स है और ये सारे लॉजिक्स के थ्रू ये चैप्टर्स आए हैं। आपको समझा, कॉस्ट शीट हमने बनाया, कॉस्ट शीट के अंदर हमने सारे कॉस्ट रिकॉर्ड किए। अगर आपको देखना है तो आई कैन शो यू द कॉस्ट शीट। देखो यहां पर कॉस्ट शीट देखो, दिस इज हाउ अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड। ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट के अंदर हम पहले मटेरियल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम एम्प्लॉय का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करेंगे। ये ओवरहेड्स है, तो ये सारे खर्चे क्या रिकॉर्ड होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में। फिर यहाँ पर स्टॉक का हम वैल्यूएशंस करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कॉस्ट शीट में देखेंगे। विल स्टडी इट इन डेप्थ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक जितने चैप्टर्स हमने देखे वो क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर 6 तक। एंड फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की, ये बुक्स में रिकॉर्ड कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें जर्नल एंट्री है। अकाउंट्स में आप जो जर्नल एंट्री पास करते थे ना, वैसे जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है टू पुट अवर कॉस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स। तो यहां पर हमारा मॉड्यूल 1 जो है वो कंप्लीट होता है। मॉड्यूल 1 में ये 7 चैप्टर्स है, कॉस्ट शीट, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर आते हैं मॉड्यूल 2 में। यहां पर हमने देखो ऊपर कॉस्ट कैसे निकालने हैं, मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देख लिए। अभी वो कॉस्ट को यूज कैसे करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करना है, वो हम देखेंगे मॉड्यूल 2 में, यानी बाकी के चैप्टर्स में। फिर आ जाता है यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। हम जब भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हर एक यूनिट को वैल्यू कैसे करना है, हर एक बैच का खर्चा कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में। फिर एक है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यानी कोई जॉब आपने आउटसोर्स किया है तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या जॉब का खर्चा कैसे निकालना है, तो वो हम देखेंगे जॉब कॉस्टिंग में। देन कम्स प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस में जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस 1 में जाता है, वहां पे कुछ प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस 2 में आएगा, फिर वहां पे प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस 3 में जाएगा, वहां पे प्रोसेस होगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा। तो ये हर एक प्रोसेस में जब एक गुड्स ट्रांसफर होता है तो हर एक प्रोसेस का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में। क्लियर। उसके बाद एक टॉपिक आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है, कई बार 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, एक ही रॉ मटेरियल जाएगा, वही प्रोसेसिंग में जाएगा, और फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट वो 2 प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाएंगे। दोज आर नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स में। अभी यहां तक ऊपर के 11 चैप्टर्स में हमने जो भी बात करी है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करी है। नाउ वी टॉक अबाउट सर्विस कॉस्टिंग, यानी सर्विस इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल्स है। अभी ये टीचिंग जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे तो हम जो प्रोवाइड करेंगे दैट इज अ सर्विस। फिर कैंटीन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, हॉस्पिटल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज अ सर्विस, होटल हम स्टे करते हैं, बारगांव जाते हैं तो दैट इज अ सर्विस। तो ये सारी सर्विस इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज सर्विस कॉस्टिंग में। फिर आ जाते हैं लास्ट 3 मेजर चैप्टर्स विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि कंपनीज में कई बार क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में स्टैंडर्ड बजट प्रिपेयर होते हैं कि भाई इतना खर्चा होना चाहिए। फिर पूरे साल हम काम करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में कॉस्ट शीट मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स मिलेंगे, उसे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे कि भाई मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स और मेरे स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई वेरिएंस तो नहीं है। तो वो डिफरेंस का जो कैलकुलेशन हमें करना होता है दैट कम्स अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। करेक्ट। फिर आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ सेपरेट कॉस्टिंग टेक्निक वेयर फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसिडर्ड एंड कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड टू टेक द डिसीजन। जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट में हम कैलकुलेट नहीं करते, हम पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सर हमें नहीं समझा, टेंशन मत लो, ये चैप्टर जब इन डेप्थ करेंगे तभी समझेंगे। इट्स अ सेपरेट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो हम वो देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में।
एंड लास्ट है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। हम अलग अलग बजट्स बनाते हैं, परचेस बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। तो वो बजट्स कैसे बनाना है और बजट्स को कंट्रोल कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर में। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूल 2। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ज्यादा है, मॉड्यूल 1 में हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन ज्यादा है। नाउ इफ यू आस्क मी इंपॉर्टेंट वाइज, तो आपका जो मटीरियल कॉस्टिंग है दिस कम्स अंडर ए कैटेगरी। आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है दिस कम्स अंडर ए कैटेगरी। आपका जो ओवरहेड्स है दिस कम्स अंडर ए कैटेगरी। कॉस्ट शीट इज अ ए कैटेगरी चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ ए कैटेगरी चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ ए कैटेगरी चैप्टर एंड बजटरी कंट्रोल इज अ ए कैटेगरी चैप्टर। इसमें से तो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आते ही है, श्योर शॉट आते हैं। फिर इफ यू आस्क मी सर बी कैटेगरी चैप्टर्स कौन से हैं, तो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बी कैटेगरी चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बी कैटेगरी चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग बी कैटेगरी चैप्टर एंड सर्विस कॉस्टिंग बी कैटेगरी चैप्टर। एंड लास्ट अगर हम पूछे सी कैटेगरी चैप्टर्स, तो सी कैटेगरी चैप्टर्स में हमारा ये इंट्रोडक्शन आएगा। सी कैटेगरी चैप्टर में यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, ये सारे सी कैटेगरी चैप्टर्स है। सर इसका मतलब ए पर ज्यादा ध्यान देना है, बी पर कम ध्यान देना है, सी पर कुछ ध्यान नहीं देना, ऐसा है नहीं बेटा, हमें सब पर इक्वली ध्यान देना है। ये तो मैं सिर्फ आपको रिलेवेंस बता रहा हूँ कि भाई ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। कई बार ऐसा होता है सी कैटेगरी चैप्टर में से आईसीआई 10 से 15 मार्क का पूछ लेता है, और अगर सी कैटेगरी ऑप्शन में छोड़ दिया तो भाई हमारे ठंडन गोपाल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमारा टारगेट 100 है, और 100 स्कोर करने के लिए हमारे लिए ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी है ही नहीं, हमारे लिए सारे चैप्टर्स ए कैटेगरी है। और हम पढ़ेंगे भी वैसे सारे चैप्टर्स एकदम मक्खन की तरह ए कैटेगरी वाले ही पढ़ेंगे हम, एकदम अच्छे से। सब हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई जो यूनिट कॉस्टिंग में जब भी करते हैं वील अंडरस्टैंड इट एज इट्स ए कैटेगरी चैप्टर, इसमें से ही पूरा पेपर बनने वाला है, वैसे हम पढ़ेंगे सो दैट सारे चैप्टर्स पर हमारी ग्रिप रहे। बट एंड जब भी 1.5 डेज में आप रिवाइज कर रहे हो तभी आपको पता होना चाहिए रफली कौन से चैप्टर्स में से ये लोग ज्यादा पूछते हैं। इसीलिए ये बाइफर्केशन मैंने आपको दिया कि भाई ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, अदरवाइज ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सिलेबस का ओवरव्यू क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी हमें चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, एक बेसिक ओरिएंटेशन आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो यू कैन रीच आउट टू मी। नेक्स्ट सेशन यानी कल के सेशन में हम ये चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको कहा एक क्लास वर्क बुक लेके आना जहां पर हम सारी चीजें लिखने वाले हैं, वहां पर हम कॉन्सेप्ट्स भी लिखेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आई होप टुडेज सेशन वाज गुड, इट वाज अ लाइट सेशन। हमने सिर्फ समझा कॉस्टिंग क्यों जरूरी है, बैच की जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको दे दी। आई होप आपको मजा आ रहा है, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही है। अभी तक तो टीचिंग स्टार्ट नहीं हुआ है बट रफली ये 1-1.5 घंटा आपने मुझे सुना, तो आई होप आपको मजा आ रहा है, यू आर एंजॉइंग इट। मिलते हैं कल के सेशन में। इफ यू आर माई लाइव गाइडेंस बैच स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से अभी पढ़ाई करनी है, मेरे साथ एंड तक बने रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, क्लास वर्क बुक लेके आना, हम ये पूरा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जो ये डेमो देख रहे हैं, आई होप आपको मजा आया है। मिलते हैं कल के सेशन में, और अगर आपको ये बैच में एनरोल करवाना है देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.camananpujara.com एंड ऑर्डर द वेबसाइट फ्रॉम देयर, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।